पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी आ गए हैं। देहरा विधानसभा सीट से हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने चुनाव जीत लिया है और अब सुखविंदर सुक्खू और कमलेश ठाकुर एक ही सदन के सदस्य होंगे। हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई पति पत्नी की जोड़ी एक ही सदन के सदस्य बने हो, लेकिन देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में भी ऐसे उदाहरण पहले भी देखने को मिले हैं और आज भी मौजूद हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के पति पत्नी की जोड़ी के रूप में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हुए हैं और वहीं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और रंजीत रंजन की जोड़ी भी एक साथ लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी रहे AK गोपालन नंबियार और उनकी पत्नी सुशीला गोपालन भी लोकसभा चुनाव में केरल की अंबलपुरा सीट से संसद चुने गए। वहीं प्रोफेसर मधु दंडवते और उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते, चौधरी चरण सिंह और गायत्री देवी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा एक ही सदन में सदस्य रहे। वहीं विधानसभा में भी पति पत्नी की जोड़ी एक साथ सदन में रही। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, उत्तम कुमार रेड्डी और पद्मावती रेड्डी, विश्वजीत राणे और देविया राणे, माइकल लोबे और डेलीला, इसके अलावा अटाना सीओ और जो है जेनिफर भी जो है एक साथ पति पत्नी के रूप में जो है सदन में रहे। और वहीं बात करें कौशल यादव और पूर्णिमा यादव की, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई के अलावा जो है यहाँ पर अब बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर की, तो जीतकर जो है वो भी सदन में अब पहुंच गई और पति पत्नी की ये जोड़ी अब एक साथ सदन में नजर आएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बिलासपुर के दौरे पर थे। यहां उन्होंने ओहर में एक नए पर्यटक परिसर की आधारशिला रखी। 33 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस परिसर में होटल ब्लॉक, फूड कोर्ट और मनोरंजन क्षेत्र शामिल होंगे। इस परियोजना का कार्य 2 वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है। उन्होंने पर्यटन विभाग को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस परिसर के होटल में स्वागत व प्रतीक्षा क्षेत्र, 60 लोगों की क्षमता वाला रेस्टोरेंट, 30 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, 400 लोगों के लिए धाम हॉल, 300 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल और आराम कक्ष, रसोई व शौचालय की सुविधाएं होंगी। वहीं होटल में 40 अतिथि कक्ष और फूड कोर्ट, जिसमें 214 लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए 8 स्टॉल और एक पिकअप क्षेत्र, महिलाओं व पुरुषों के लिए शौचालय और बच्चों के खेलने का क्षेत्र सहित ग्रीन एरिया की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि मनोरंजन क्षेत्र में स्विमिंग पूल, जिम व स्पा, पेंट्री, स्टोर, बैक ऑफिस और धरातल में शौचालय की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये नया परिसर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने पर्यटक परिसर को गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों के साथ जोड़ने के निर्देश दिए ताकि पर्यटकों की आमद बढ़ सके। उन्होंने कहा कि परिसर का दूसरा चरण सड़क की दूसरी दिशा में बनाया जाएगा और दोनों खंड जो है आपस में जुड़े होंगे और इसमें बच्चों के लिए एक पार्क, इसके अलावा एक फूड कोर्ट और अन्य सुविधाएं होंगी। इस पूरी परियोजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन में सुधार कर रही है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत है, जिससे कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी इससे जो है बल मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं पर फिर भरोसा जताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस को समर्थन देकर विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 तक पहुंचाने के लिए भी लोगों का आभार जताया। उन्होंने निर्वाचित सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने के लिए भाजपा के प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कहा
कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार प्रदेश और केंद्र में 2 सरकारें बनाने का दावा कर रहे थे, जो कभी भी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने धनबल की राजनीति को नकार कर भाजपा के ऑपरेशन लोटस को पूरी तरह विफल किया है, जो भाजपा के षड्यंत्र के लिए करारा जवाब है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के अन्य नेताओं को इस करारी हार से सबक लेने और जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कार्य करने की सलाह दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण प्रदेश में विकासात्मक कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस सरकार राज्य के हितों के लिए तेजी से कार्य करेगी और राज्य के हर वर्ग का कल्याण करेगी। उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में 2 सीट पर कांग्रेस विजयी रही। करीब 5 महीने तक चली उठापटक के बाद कांग्रेस एक बार फिर 40 सीटों का आंकड़ा छूने में सफल रही है और इस जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि नेताओं में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जीत के बाद भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक योजना के तहत चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची गई। इसमें बीजेपी के नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करारा जवाब दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस फरवरी महीने में भी 40 सीटों पर थी और अब फिर 40 सीटों पर ही आ गई है। जिन 9 विधायकों ने राजनीतिक मंडी सजाई, उनमें 6 ने अपनी सदस्यता भी गंवा दी। अब उन्हें ये सोचना होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया है। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि इस पूरी योजना के पीछे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। जयराम ठाकुर अलग अलग जनसभाओं में जाकर लगातार ये दावे करते रहे कि सरकार अस्थिर है और कुछ ही के बाद सीएम सुक्खू कभी भी कैबिनेट बुला सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी 20 जुलाई के बाद विदेश दौरे से वापस हिमाचल आ रहे हैं और ऐसे में सभी विभागों के अधिकारियों को पेंडिंग पड़े हुए कामों को कैबिनेट में लाने के लिए कह दिया गया है। विभागों के अधिकारी कैबिनेट एजेंडे जो है यहाँ पर तैयार करने में जुट गए हैं। लंबे समय से लटके हुए कार्यों को लेकर अफसरों को फरमान भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जो है सीएम सुक्खू ने 2 टूक कह दिया है कि विकासात्मक कार्यों में किसी भी तरह की लेट लतीफी नहीं चलेगी। ऐसे में जो अब सभी अधिकारी हैं 1.5 साल से पेंडिंग पड़े जो कार्य है उनको कैबिनेट में अप्रूवल लाने के लिए जो है यहाँ पर तैयारियों में जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक अवार्ड पॉलिसी को लेकर सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। अब अवार्ड मिलने के बाद भी दूसरे साल की खराब परफॉर्मेंस पर ये अवार्ड विड्रॉ किया जा सकता है। यानी कि अगर स्टेट अवार्ड मिलने के बाद दूसरे साल स्कूल का रिजल्ट बेहद खराब रहता है या फिर छात्रों की एनरोलमेंट पर बुरा असर पड़ता है तो उस शिक्षक या प्रिंसिपल की अवार्ड विड्रॉ भी किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए शिक्षक का चयन शिक्षा सचिव प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू करके लेंगे और वहीं नई पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों को अवार्ड देने से पहले स्पोर्ट इवैल्यूएशन भी की जाएगी। शिक्षक अवार्ड के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के स्कूल में जाकर शिक्षा अधिकारी जांचेंगे कि क्या वहां पर छात्रों को जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें समझ भी आ रहा है या नहीं। सरकार ने यहां पर पहली बार हिमाचल में राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड पॉलिसी को बदल दिया है और इस साल से ही इस पॉलिसी के नियम लागू होंगे। अब प्रदेश में राजनीतिक पहुंच के आधार पर शिक्षकों को अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद शिक्षा विभाग जल्द इस पर काम शुरू कर देगा। बड़ी बात यह है कि अब रिजल्ट और धरातल पर परफॉर्मेंस देकर जो है यहाँ पर अवार्ड मिलेगा और अब शिक्षक अवार्ड के लिए वरिष्ठता मायने नहीं रखेगी। शिक्षक अवार्ड को लेकर अफसर ये सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते रहे हैं कि जिन्हें अवार्ड मिलता है कि उसमें कई लोग
लोग इस पुरस्कार के योग्य नहीं होते हैं। लिहाजा अवार्ड की प्रक्रिया में कुछ अहम बिंदुओं को जोड़ व बदला गया है यहाँ पर। और खासतौर पर पंजाब में अवार्ड को लेकर यह व्यवस्था है कि अपने आप कोई भी शिक्षक अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, बल्कि उसका आवेदन उसके जो शिक्षण संस्थान है उससे संबंध रखने वाला कोई भी शिक्षक कर सकता है। हिमाचल की बात कर ले तो हिमाचल में अपने आप ही आवेदन किए जाते हैं। यही नहीं, हर उम्र वर्ग की कैटेगरी के तहत शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें हिमाचल से कहीं ज्यादा कैटेगरी शिक्षक पुरस्कार की पंजाब में है, जिससे अधिकतर शिक्षक जो है उनका मनोबल बढ़ता है। अक्सर हिमाचल में ये सवाल उठते रहे हैं कि फैकल्टी गंभीरता से योग्य शिक्षक का चयन नहीं कर पाती है। सामान्य कामों पर कुछ शिक्षकों की झोली में पुरस्कार डाल दिया जाता है और अब इन सभी सवालों को देखते हुए इस पॉलिसी को जो है वो बदला गया है। जेबीटी टीजीटी बैच वाइज भर्ती अब स्टेशन अलॉटमेंट में फंस गई है। तीसरी बार छात्रों की संख्या के आधार पर जेबीटी व टीजीटी को नियुक्त किया जा रहा है और विभाग ने कई शिक्षकों के पहले दिए गए स्टेशन को बदल दिया है। अब सरकार के आदेशों पर जहां पर छात्रों की संख्या 300 या उससे ज्यादा है, वहां पर 2 व 3 शिक्षक भेजने का प्रयास हो रहा है। जिला कैडर की जेबीटी नियुक्ति के फैसले भी निदेशालय से ही हो रहे हैं, यानी कि शिक्षा विभाग ही स्टेशन अलॉट कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बार किसी नवनियुक्त शिक्षक की घर के आसपास व शहर के नजदीक स्कूलों में पढ़ाने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। बैच वाइज के तहत जेबीटी व टीजीटी शिक्षकों को दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण स्कूलों में भेजा गया है। वहीं सूत्रों की माने तो जेबीटी व टीजीटी के रिजल्ट की फाइल वापस निदेशालय भेज दी गई थी, जिसमें कि शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए थे कि वो दूसरी बार छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे और अब विभागीय स्तर की कार्रवाई तीसरी बार पूरी हो गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को सचिवालय शिक्षक नियुक्तियों की फाइल को भेज दिया जाएगा। उसके बाद सीएम की अप्रूवल आने पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। वहीं विभागीय अधिकारियों की माने तो अगले हफ्ते यानी कि 15 जुलाई या उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति दी जा सकती है। दरअसल जेबीटी और टीजीटी बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे इन युवाओं का सब्र का बांध टूट गया है। वहीं रोजाना सचिवालय से लेकर शिक्षा विभाग में अधिकारियों से मुलाकात कर भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। खास तौर पर टीजीटी बैच वाइज से नियुक्त होने वाले शिक्षकों की बात यहाँ पर कर लें तो उनकी आयु सीमा 50 के पार पहुंचने वाली है। ऐसे में अभ्यर्थियों को हर पल अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार है। वहीं तीसरी बार टीजीटी व जेबीटी के नियुक्तियों को लेकर प्रपोजल तैयार हो गया है और अब सिर्फ सीएम सुक्खू की अंतिम मोहर लगना इस पर बाकी है। शिमला के तारादेवी मंदिर में टौर के पत्तल पर लंगर परोसा गया। जिला शिमला के सभी मंदिरों में हरी पत्ती पर लंगर परोसने की योजना है और जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इसके लिए सुन्नी की एक सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन को 5000 पत्तलों का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद आज टौर की पत्तलों पर लोगों को तारादेवी मंदिर में भंडारा परोसा गया है। शिमला जिला के अन्य मंदिरों में भी अब भक्तों को टौर की पत्तल में भोजन परोसा जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत तारादेवी मंदिर से की गई है। इससे अब गांव की महिलाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुल सकते हैं। अगर जिला शिमला प्रयास है वो यहां पर सफल रहा तो प्रदेश में भी इस व्यवस्था को शुरू किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने का कड़ा विरोध जताया है। आज संगठन की जिला स्तरीय बैठक में सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया है। संघ के ऊना जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों को आज भी कई वित्तीय लाभ से वंचित रखा गया है, जबकि राजस्व विभाग के कर्मचारी जेब से खर्च करके विभागीय कामों को अंजाम दे रहे
रहे हैं। इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी मांग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी कई मुद्दे लंबित चल रहे हैं, जिनको लेकर संयुक्त पटवार कानून गो संघ द्वारा मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की उदासीनता राजस्व कर्मचारियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। वहीं संघ ने अनदेखी पर हड़ताल करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सोमवार से जो है मोबाइल बंद करने का भी ऐलान किया गया है। श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश ने विधिवत पूजा अर्चना कर 1000 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव की गूंज के साथ ही श्रद्धालु श्रीखंड महादेव यात्रा पर रवाना हुए। श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा में 32 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 18,570 फीट की ऊंचाई पर शिवलिंग के दर्शन होते हैं और इस यात्रा में प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह बेस कैंप बनाए गए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल जांच के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। आपातकालीन स्थिति के लिए रेस्क्यू टीम भी तैनात की गई है। वहीं यात्रा के अलग अलग पड़ाव जो है वहां पर बेस कैंप पर डॉक्टरों की टीम श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य की जांच करेगी। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सिंगराहा बेस कैंप पर रजिस्ट्रेशन और मेडिकल जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को इस यात्रा में जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। यात्रा में प्रशासन की तरफ से सिंगराहा, इसके अलावा थाचडू, भीमडवार, पार्वती बाग मेडिकल कैंप और रेस्क्यू टीमें तैनात की गई है। ऐसे में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर रेस्क्यू करने के लिए टीम तैनात की गई है। डीसी तोरुल एस रवीश ने श्रद्धालुओं से इस यात्रा में दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बद्दीसाई रोड के पास एक धागा उद्योग में प्रबंधन व मजदूरों के बीच देर रात झड़प का मामला सामने आया है। इन भड़के मजदूरों ने धागा उद्योग को घेर लिया और साथ में पथराव भी किया। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची। पथराव के दौरान एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कुछ मजदूरों को भी चोटें आई हैं। झड़प के बाद पूरा उद्योग पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। ये मामला भड़कने के कारण जो है यहाँ पर छुट्टी ना देना बताया जा रहा है। ये मजदूर छुट्टी मांगने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के पास गए थे और इस दौरान उन्होंने मजदूरों की पिटाई कर दी। इस बात से गुस्साए जो मजदूर हैं उन्होंने देर रात उद्योग पर पथराव कर दिया। इसी बीच भारतीय मजदूर यूनियन के साथ उद्योग के मजदूरों के का जो है यहाँ पर गेट के सामने बैठ गए और इन मजदूरों की मांग है कि जिन लोगों ने मजदूरों के साथ मारपीट की है उन्हें सामने लाया जाए और पुलिस मामले की जांच जो है यहां पर कर रही है। हमीरपुर में नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ पर मृतक हमीरपुर का रहने वाला ही बताया जा रहा है। वहीं नशा मुक्ति केंद्र का जो संचालक है वो फरार है। युवक के साथ शुक्रवार को मारपीट हुई थी और शनिवार रात उसकी मौत हो गई। आज सुबह बड़सर थाना को मामले की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। अगली खबर चंबा जिला से। चंबा जिला के पुलिस थाना खैरी में तैनात एक एसपीओ जवान द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जवान पिछले कुछ समय से परेशान चल रहा था और उसने अपने घर पर ही अपने आप को गोली मार दी। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। डलहौजी का रहने वाला ओम प्रकाश अपने घर में 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मारकर उसने जो है आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की।
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून फिर कमजोर पड़ गया है। सोमवार को भी हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इससे पहले शनिवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। बारिश न होने से मौसम में जो है उमस बढ़ गई है। 17 से 19 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 12 सड़कें और 6 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप पड़े हैं। मंडी जिला में 5, शिमला में 4 और कांगड़ा में 3 सड़कें शनिवार शाम तक बंद रही। चंबा जिला में 5 और मंडी में 1 बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून की सक्रियता कम रहने की संभावना है और 16 जुलाई की रात से बारिश के आसार है, जबकि 17 से 19 जुलाई तक सभी क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है।